प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक के भूगोल विषय के पाठ 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी के कार्यपत्र 39 जिसकी दिनांक 3/10/2020 है के बारे में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपका अध्यापक विकास शर्मा आपके साथ ये कार्यपत्र शुरू करता हूँ। भारत में प्राय अर्थात आमतौर पर औषधि यानी कि दवाइयाँ, भारत में आमतौर पर, या आप ऐसे पढ़ सकते हो, भारत में प्राय औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ पादप हैं। पादप का मतलब होता है पौधे। क्या मतलब होता है? पौधे। तो भारत में आमतौर पर दवाइयों के लिए प्रयोग होने वाले कुछ पादप हैं: सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी, कचनार आदि। भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में धनी है। प्राणी संपत्ति मतलब जिनमें कि जान होती है उन्हें प्राणी कहा जाता है, यानी कि जिनके अंदर प्राण होते हैं उन्हें प्राणी कहा जाता है। जैसे कि हम हो गए, जानवर हो गए, पक्षी हो गए। यहाँ जीवों की 90,000 प्रजातियाँ हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, कितनी प्रजाति यहाँ पर 90,000 है। जबकि जब हम पौधों की प्रजातियों की बात करी थी पिछली वर्कशीट्स में हमने, तो कितनी थी? 47,000, यानी कि 47,000 प्रजातियाँ हमने पादपों की पाई थी। देश में 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ हैं। पादपों की आपको पता चल गई 47,000 यानी कि 47,000, जीवों की 90,000 और पक्षियों की कितनी प्रजातियाँ हैं? 2,000 से अधिक प्रजातियाँ हैं। यह कुल विश्व का 13% है, यानी कि अगर कुल विश्व में 100 प्रजातियाँ हैं तो 13 कहाँ हैं? भारत में। उनमें से यहाँ मछलियों की 2,546 प्रजातियाँ हैं। यहाँ मतलब भारत में जो यहाँ मछलियों की 2,546 प्रजातियाँ हैं, जो विश्व में लगभग 12% हैं। भारत में विश्व के 5% से 8% तक उभयचरी सरीसृप। शब्द आया उभयचरी। उभयचरी मतलब जो कि पृथ्वी और जल दोनों पर वो करते हैं, विचरण करते हैं। जैसे कि कछुआ हो गया, पृथ्वी पर भी रहता है वो, यानी कि स्थल पर भी रहता है और जल में भी रहता है। इसी तरह मगरमच्छ हो गया, मेंढक हो गए, ये सब कैसे जीव हैं? उभयचरी। अगला शब्द है सरीसृप। सरीसृप का मतलब है रेंगने वाले, यानी कि जो सांपों की तरह रेंगते हैं। तो उभयचरी सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवर वो जानवर होते हैं जो जानवर अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। भारत में विश्व के 5% से 8% तक उभयचरी सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। भारत में स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे महत्वपूर्ण है। पेपर में कई बार ये आ जाता है एक नंबर में कि हाथी अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं, तो ये बताओगे आप? असम में, कर्नाटक में, केरल में, केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। तो बच्चों, जो ये असम, कर्नाटक, केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाया जाता है। आर्द्र मतलब ऐसे वन जहाँ पर नमी ज़्यादा रहती है और वर्षा ज़्यादा होती है। इसीलिए अब आपके अगला पॉइंट है, भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया। जो हमारा भारत का भारतीय वन्यजीव संरक्षण विभाग है, उसके अंतर्गत, वो भारत सरकार के अंतर्गत आता है। और उसका कार्य क्या है कि भारत में जितने भी जीव और पौधे या जो भी प्राकृतिक वनस्पति है उसकी रक्षा करे वो। तो उसके लिए भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया, क्योंकि देखने में यह आ रहा था कि लगातार कुछ जीवों की प्रजाति नष्ट होती जा रही थी और कुछ पादपों की प्रजाति नष्ट होती जा रही थी। तो उनको संरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए इस तरह के अधिनियम लाए गए। तो ये जो भारत जीव सुरक्षा अधिनियम है ये 1972 में लाया गया। भारत
जैसे कि आप ये समझ सकते हो, जैसे डायनासोर की प्रजाति आज अब देखने को ही नहीं मिलती, सिर्फ आपने सुना है। इसी प्रकार जैसे गुलाबी सिर वाली बत्तख देखने को ही नहीं मिलती। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमें देखने को आज के टाइम में नहीं मिलती। तो जब ये देखने में आया कि इस तरह से सारी प्रजातियाँ लुप्त हो जाएंगी, तो उनको सुरक्षा प्रदान करने की भारत सरकार ने सोची और भारत जीव सुरक्षा अधिनियम को लागू किया गया। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अधिनियम 1972 में लागू किया गया। भारत विश्व का ऐसा अकेला देश है जहां शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं, यानी कि दुनिया में और कोई ऐसा देश ही नहीं है, दुनिया में और कोई ऐसा देश ही नहीं है। तो भारत विश्व का अकेला ऐसा देश है जहां शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं, यानी कि दुनिया के और किसी देश में शेर और बाघ दोनों नहीं पाए जाते, या तो किसी में शेर ही शेर पाए जाते हैं या फिर बाघ ही बाघ पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात के गिर जंगल में है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भाई गिर के जंगल कहाँ पर है, तो क्या लिखोगे? गुजरात में है। और वहाँ पर किसका स्थल है? वहाँ पर किसको संरक्षित किया गया है? शेरों के लिए। ठीक है। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन और हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में कौन से वन पाए जाते हैं? सुंदरवन पाए जाते हैं। और बाघ कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में और हिमालय के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत के नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है, यानी कि ऐसा रिप्रेजेंटेटिव है जो केवल भारत में पाया जाता है। भारत में अनेक, यानी कि बहुत सारे रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस, कबूतर आदि कुछ प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती हैं। आर्द्र क्षेत्र वो होते हैं जहाँ पर क्या होता है? नमी रहती है अधिकतर। ठीक है। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फलों और वृक्षों में परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण करते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान होता है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। बेटा क्या होता है कि हम अधिकतर सोचते हैं कि ये कीड़े मकोड़े तो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, लेकिन कुछ कीड़े मकोड़े हमारे लिए अच्छे भी होते हैं, फसल के लिए हमारे अच्छे होते हैं कुछ। और जैसे मान लो कुछ जीव है, ये भी हमारे लिए अच्छे होते हैं, जैसे कि छिपकली है। हमें लगता है इसका क्या काम है, लेकिन अगर छिपकली क्या करती है, जो हमारे घर में आने वाले छोटे छोटे कीट पतंगे उनको खा जाती है, कीटों को खा जाती है। तो उससे क्या होता है? उनकी संख्या बढ़ नहीं पाती। जैसे कि आपने अपनी साइंस की बुक में पढ़ा होगा, एक टर्म होती है खाद्य श्रृंखला। ठीक है। खाद्य श्रृंखला में एक चेन होती है जिसमें कि हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से भोजन के रूप में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। अगर उस खाद्य श्रृंखला में से किसी भी एक व्यक्ति को निकाल दिया जाता है, या किसी भी एक जीव को निकाल दिया जाता है, व्यक्ति थोड़ा गलत शब्द है, मतलब अगर किसी भी एक जीव को निकाल दिया जाता है तो वो चेन टूट जाती है, और उसके टूटने से क्या होता है? किसी भी एक प्रकार की जीवों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। अगर मान लो सब जगह शेर ही शेर होंगे जंगल में, तो क्या होगा? सारे जानवर खत्म हो जाएंगे, फिर एक दिन शेर ही शेर को मारने लगेगा। इसीलिए किसी का भी अधिक संख्या में होना हानिकारक होता है। तो कुछ जीव हमारे लिए ऐसे भी हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, जो कि खाद्य श्रृंखला को मैनेज करते हैं, बनाए रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान होता है, उनका संरक्षण अनिवार्य है। और उनको संरक्षण करने के लिए क्या किया गया था? 1972 में भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम लाया गया था। तो बच्चों, आगे हम बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण। बेटा, पारिस्थितिकी तंत्र से हमारा मतलब है कि किसी भी जगह का वातावरण, पेड़ पौधे, प्राणी यानी कि हम या जीव एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। जैसे दिल्ली का वातावरण है, तो दिल्ली के पारिस्थितिकी तंत्र की अगर हम बात करते हैं, तो दिल्ली के पारिस्थितिकी तंत्र में हम जितने भी जीव रहते हैं, प्राणी हैं, यहाँ का वातावरण है, इन सब का जो कुछ भी प्रभाव पड़ता है वो क्या होता है? एक दूसरे को प्रभावित करता है और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। इसे हम बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। अब क्या हुआ बेटा?
फिर इस पारिस्थितिकी तंत्र में एक असंतुलन पैदा हो गया। जैसे कुछ लालची व्यापारी हैं, वो अपने बिजनेस को चलाने के लिए ज़्यादा शिकार करते हैं। रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट यानी कि जो केमिकल होते हैं और जो इंडस्ट्रीज से जैसे फैक्ट्री वगैरह होती हैं उनसे कुछ हानिकारक रसायन निकलते हैं, इंग्लिश केमिकल कहते हैं। तथा तेजाबी जमाव के कारण तेजाब के कारण या तेजाबी जमाव, जब तेजाब बहुत ज़्यादा जम जाता है तो प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश तथा निवास के लिए वनों के अंदर कटाई पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का कारण है। क्या कारण हो गए? एक तो रासायनिक कारण हो सकते हैं, औद्योगिक कारण हो सकते हैं। उद्योगों से निकलने वाले जो तेजाब होता है उसका जमाव हो जाता है। उससे जब मान लो कोई जीव उसे खाता है तो वो बीमार पड़ता है, या वो जो हमारी वायु में प्रदूषण फैलता है तब भी क्या होते हैं, वहाँ के जीव, वहाँ का पर्यावरण उससे प्रभावित होता है। तो क्या होता है, इससे पारिस्थितिकी तंत्र का असंतुलन हो जाता है। खेती तथा निवास के लिए वनों के अंदर दिन कटाई कर देते हैं। जैसे कई बार कटाई ज़्यादा होगी तो क्या होगा, गर्मी ज़्यादा लगेगी लोगों को, लोग ज़्यादा परेशान होंगे, मतलब असंतुलन हो जाएगा, टाइम पे बारिश नहीं होगी। ठीक है ना। तो ये सब क्या कहलाया, पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलित होने के ये बहुत सारे कारण हैं। कल को आपसे कोई पूछता है कि पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन होने के क्या कारण है, तो आप यहाँ से लिखोगे इसका आंसर कि रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों के अंदर कटाई पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का कारण है। किसी भी क्षेत्र के पादप जैसे मैंने आपको बताया, पौधे तथा प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित हैं। भौतिक मतलब फिजिकल, जो कि आपको दिखता है, आपको टच कर सकते हो, जिसे अंतर संबंधित होते हैं, इसे ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जबकि धरातल मतलब धरती पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को जीवोम कहते हैं। बच्चों, आपने जैसे कि अभी देखा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के जो आपको कारण मिले, आपने देखा होगा कि भाई ये जो हमारे आसपास जैसे आपकी कॉलोनियाँ बसी हैं, अपने दादा से या अपने जो भी लोग आपके मोहल्ले पड़ोस में या अपने पिताजी से, जो भी ज़्यादा पुराने रहने वाले लोग हैं, उनसे पूछना कि भाई ये जो दिल्ली में जिस जगह पर हमारी कॉलोनी बसी है, यहाँ पे पहले क्या था, तो आपको बताएंगे यहाँ पे जंगल था। या जैसे यमुना विहार का इलाका हो गया, लक्ष्मी नगर का इलाका हो गया, रोहिणी का इलाका हो गया, द्वारका जो आज है, वहाँ पे सब पहले जंगल ही जंगल था। लेकिन अब जंगल काटते चले गए और कॉलोनियाँ बनती रही, तो उससे क्या होगा, जो जंगल कटेंगे तो क्या होगा, संतुलन तो बिगड़ेगा ही बेटा। इसलिए ये क्या हुआ, पारिस्थितिक असंतुलन का एक कारण ये भी हुआ, जो कि दिया हुआ है, वनों के अंदर कटाई पारिस्थितिक के कारण होती है। अब हम बात करते हैं भारत में पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। अब वो कदम कौन कौन से? पहला है, देश में 18 जीव मंडल नीचे आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए। मैंने आपको बताया था आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं, जिसमें कि संरक्षण किया जाता है ऐसे जीवों का जिनकी संख्या कम होती जा रही है, तो उनके लिए कुछ आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। और ये कैसे हैं? 18 जीव मंडल हैं। ठीक है। इनमें से 10 तो क्या है, सुंदरवन में बताया था, कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। नंदा देवी उत्तराखंड, मन्नार की खाड़ी जो कि तमिलनाडु में, नीलगिरी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये नीलगिरी क्या है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं बेटा वास्तव में ये। ठीक है, जिसकी वजह से फेमस है। नीलगिरी केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। नाकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी और अचकमर, अमरकंटक, ये कंटक नहीं है बेटा, कंटक है ये, अमरकंटक। ठीक है। अमरकंटक की गणना विश्व के जीव मंडल नीचे में की गई है। तो बेटा, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भारत में पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या किया है, तो आप सबसे पहले ये लिख दोगे कि भाई 18 जीव मंडल नीचे बनाए हैं, यानी कि आरक्षित क्षेत्र बनाए हैं, और उनमें से फिर ये पूछ सकता है कि कौन सा कहाँ है, तो आप उसके बारे में लिख सकते हो। मोस्टली ये पूछा जाता है कि नीलगिरी कहाँ है, नंदा देवी कहाँ है, सुंदरवन कहाँ पर है, मन्नार की खाड़ी कहाँ है, सिमलीपाल कहाँ है।
ये मेन है। फिर सेकंड पॉइंट है इसका, सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई। यानी कि पहले ये गवर्नमेंट जो थी, जो भी उस टाइम पर गवर्नमेंट रही उससे पहले, वो क्या देती थी उन्हें, एक तो फाइनेंशियली हेल्प नहीं करती थी, पैसा नहीं देती थी, और उनके पास टेक्नोलॉजी भी नहीं थी जिससे कि वो पादपों को सुरक्षित रख सके या उन्हें पोषण दे सके अच्छा और लंबे समय तक बचाए रख सके। तो 1992 से जब सरकार ने उन्हें वित्तीय सहायता देने की योजना बनाई तो उनको एक अलग सुरक्षा मिली और जो कि उनको सुरक्षित रखने में सहायक भी हुई। बाघ जो हैं, बाघ संरक्षण के लिए, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंस संरक्षण तथा भारतीय संतुलन के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई। 103 राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान मीन्स नेशनल पार्क, 535 पक्षी आश्रय स्थल यानी कि बर्ड सेंचुरी, और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप बता दिया मैंने तो बार बार कन्फ्यूज़ नहीं होना, पौधे, कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए। ये तो आपकी बेटा वर्कशीट 39 थी। अब हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं? तो आप उसका आंसर चाहो तो लिख सकते हो या मैं आपको बता देता हूँ, आप सुन भी सकते हो। एक पारिस्थितिकी तंत्र पौधों, जानवरों और छोटे जीवों का एक समुदाय है, यानी कि उसमें पौधे भी होते हैं, जानवर भी होते हैं, छोटे जीव भी होते हैं। उनका एक समुदाय है जो एक ही क्षेत्र या वातावरण में रहते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है बेटा, ये लिख लोगे आराम से आप कि एक पौधे, जानवरों और छोटे जीवों का एक समुदाय है, जैसे कि मैंने आपको दिल्ली का उदाहरण दिया था। ठीक है, तो वो क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है, जहाँ पर पौधे, जानवर और छोटे जीवों का एक समुदाय होता है जो कि एक ही क्षेत्र या वातावरण में रहते हैं, जैसे दिल्ली में रहते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। लेकिन वो अगला पॉइंट है बेटा कि भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? यह अभी आपको बताया था कब लागू किया गया, 1972 में लागू किया गया। फिर जीवों का संरक्षण क्यों अनिवार्य है? जीवों का संरक्षण ये आप वैसे खुद भी बता सकते हो, मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। जीवों का संरक्षण इसलिए अनिवार्य है कि पहला कारण तो ये कि पर्यावरण के संतुलन के लिए जीवों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है बेटा। और इसका दूसरा कारण ये है कि जीव प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट हमारे जीवन के लिए सभी जीव आवश्यक हैं। कुछ डायरेक्ट हमें मदद पहुंचाते हैं और कुछ इनडायरेक्टली मदद पहुंचाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत सरकार द्वारा पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए उठाए गए प्रमुख कदमों को बताइए। अब आपने जैसे कि अभी पढ़ा था ऊपर की शीट में कि कौन कौन से कदम उठाए थे। 18 जीव मंडल खोले थे उन्होंने, जिसमें से कि 10 तो सुंदरवन में ही हैं। ठीक है, तो ये पता चल गया आपको 18 हैं जिसमें से कि 10 सुंदरवन में। और पादप और जीवों यानी कि पौधे और जीवों के संरक्षण के लिए देश में 100 से अधिक राष्ट्रीय पार्कों की स्थापना की गई। कितने से अधिक? मोर देन 100। ठीक है, 100 प्लस कह सकते हो आप इसे। ठीक है, राष्ट्रीय पार्कों की स्थापना की। ये जरूर ध्यान रखना, नेशनल पार्क यानी कि तुम्हारी कॉलोनी का पार्क है वो, इस बात का ध्यान रखना। और वन्य जीवों के शिकार को रोकने के लिए यानी कि जो जंगली जानवर हैं उनका जो लोग शिकार करते हैं उसको रोकने के लिए भारत में भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया। एक पॉइंट लिख सकते हो आप। फिर लिख सकते हो कि और भी कुछ अलग से प्रोग्राम चलाए गए थे, जैसे कि एक प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट टाइगर, जैसे ये मैंने आपको पिछली वर्कशीट में बताया था। इसमें क्या किया गया था, टाइगर को बचाने के लिए प्रोग्राम था स्पेशली। ठीक है, ये आपका 8th क्लास में पढ़ाया था मैंने। प्रोजेक्ट हाथी, प्रोजेक्ट मगरमच्छ, ये सब प्रोग्राम किसने चलाए? गवर्नमेंट ने चलाए थे, भारत सरकार ने। अब अगला प्रश्न है, जीवोम से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बताया था कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, किसी भी एक छोटे क्षेत्र पर के लिए होता है वो, जो कि जहाँ पर कि जीव पौधे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अब जब वो किसी बड़े क्षेत्र पर या विशाल क्षेत्र पर होता है तो उसे जीवोम कहते हैं। साधारण शब्दों में आप ये कह सकते हो
कि जो विशाल पारिस्थितिकी तंत्र होता है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, जीवोम कहते हैं। यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र है, अगर ये विशाल होगा तो इसी को जीवोम कहेंगे, यानी कि बड़ा होगा। जब पारिस्थितिकी तंत्र एक छोटे क्षेत्र पर ना होकर के एक बड़े क्षेत्र, जैसे खाली दिल्ली पर ना होकर के पूरे भारत का पारिस्थितिकी तंत्र हो, तो कैसे कहेंगे, जीवोम। अब कुछ बच्चे को ये शब्द बड़ा कठिन लग रहा होगा बोलने में, तो आप पारिस्थितिकी तंत्र को बेटा इंग्लिश में कहते हैं इकोलॉजी। क्या कहते हैं, इकोलॉजी। और जीवों को कहते हैं बायोम। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। जीवों और पक्षियों की सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कदम उठा सकते हैं। बेटा देखो, इस क्वेश्चन का आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं कि जीव और पक्षियों की सुरक्षा के लिए हम उनके शिकार का पुरजोर विरोध कर सकते हैं। यानी कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनका शिकार ना हो, तो उसके विरोध के लिए क्या लग सकते हो, आप बैनर लगा सकते हो, लोगों को सूचनाएं दे सकते हो कि भाई इनका ऐसा शिकार नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, इस तरीके के बारे में स्लोगन लिख करके उसका विरोध कर सकते हो, उन्हें अधिनियम के बारे में बता सकते हो, उन्हें जुर्माने के बारे में बता सकते हो। ठीक है ना, तो ये विरोध करने के आपके तरीके हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब पेड़ होंगे तो जीवों को सुरक्षा मिलेगी और हमें भी सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा मिल पाएगी और बैलेंस रहेगा, संतुलन बना रहेगा। ठीक है ना, हमें गर्मियों में पक्षियों के लिए छत पे पानी रखना चाहिए, ये तो साधारण सा वो है, आप सब रखते भी होंगे। दूसरा है, फिर अगला पॉइंट आप ले सकते हैं, जीव और पक्षियों की सुरक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक टीम बना सकते हैं हम, जिसका काम क्या होगा, हम जीवों की रक्षा करेंगे। जैसे कि आप कुछ बस देखते हो कि कोई कबूतर भी को कोई प्रॉब्लम है तो उसकी ट्रीटमेंट कर दो, या फिर आप फ़ोन कर सकते हो कि जो जीवों की रक्षा करने के लिए कुछ एजेंसी नियुक्त की गई, वो आकर के उसको ले जाएंगे। जैसे किसी के कबूतर को करंट लग गया है या किसी को वे करंट लग गया, कि कई बार उनके पंख फंस जाते हैं, तो आप उन्हें छुटा सकते हो। तो ये भी सब क्या है, उनकी रक्षा करने का ही माध्यम है। ठीक है, उनके लिए पानी दे सकते हो, दाना दे सकते हो, तो इस तरीके से भी आप उनकी सुरक्षा करते हो, क्योंकि भोजन पानी मिलेगा तभी तो सुरक्षित रहेंगे। या सिर्फ उनकी सेफ्टी औरों से ही करनी है, नहीं, उनके लिए खिला पिला कर भी आप उनकी सेफ्टी कर सकते हो। तो बच्चों, ये थी आज की वर्कशीट 39। मैं आपका अध्यापक विकास शर्मा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपके वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप इसी तरीके से अच्छे से पढ़ते रहिए और एक दिन अपने परिवार, अपने शिक्षकों और अपने समाज का नाम लोगों की नज़रों में ऊंचा कीजिए। धन्यवाद बच्चों, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।